हाय एवरीवन। तो स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर को। लास्ट 3 लेक्चर में हमने बताया, लास्ट 2 लेक्चर में हमने जो बताया था वो हमने इंट्रोडक्शन बस बताया था। अब एक्चुअल में हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो यूनिट है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। वो बस इंट्रोडक्शन था और अब हमें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो, इस उसके बाद जो टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, इस टॉपिक में हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप सीखेंगे कि क्या कौन कौन सा स्टेप फॉलो करके हम प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं एक अच्छे से, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है हमारा प्रॉब्लम डिफिनीशन फेज, यानी कि प्रॉब्लम को हम डिफाइन करें, यानी कि प्रॉब्लम को हम समझे अच्छे तरीके से। क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं तब तक हम अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम प्रॉब्लम को सबसे पहले अच्छे से समझे, उसके बाद हम कोई स्टेप स्टार्ट करें, ठीक है, प्रोसीजर स्टार्ट करें। तो फर्स्ट स्टेप यही है कि प्रॉब्लम डिफाइनिंग फेज में हम प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझते हैं। ओके। सेकंड स्टेप आता है कि गेटिंग स्टार्टेड ऑन अ प्रॉब्लम, यानी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। तो ये इस फेज में एक्चुअल क्या होता है कि मतलब स्टार्टिंग फेज है ना ये, क्योंकि अभी जस्ट हमने प्रॉब्लम को समझा है, उसके बाद हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन ये रिकॉग्नाइज करना कि कौन सा जो सॉल्यूशन है, या ये है या ये है या फिर ये है, ज्यादा प्रोडक्टिव है, ज्यादा एफिशिएंट सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम के लिए। तो उस इसके लिए हमें मतलब यानी कि पहचानने के लिए कि कौन सा सॉल्यूशन जो जो ज्यादा अच्छा है, उसके लिए हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द यूज ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। एक्चुअल में देखो इसमें क्या लिखा हुआ है ना, मतलब हम कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि मैथ्स हमने सॉल्व किया है बचपन में, है ना। बचपन क्या, 12th तक आपने मैथ्स पढ़ा है। तो 12th में आपने जो मैथ्स पढ़ा है उसमें क्या होता था, हम अगर कोई प्रॉब्लम नहीं समझ पाते थे, नहीं सॉल्व कर पाते थे, तो हम पीछे पेज पलटते थे और देखते थे कि उस टाइप का एग्जाम्पल दिया हुआ है या नहीं बुक में। अगर उस जैसा क्वेश्चन का पैटर्न ये वाला है, हमारा प्रॉब्लम है, वैसा अगर एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन का पैटर्न पैटर्न दिया रहता था, तो हम उसे देखते थे और समझते थे कि वो एक्चुअल में कैसे आंसर सॉल्व किया है, कैसे आंसर निकाला है और कैसे सॉल्व करके बनाया है अच्छे से। उसको समझने के बाद हमारे लिए इजी हो जाता था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यही है कि द यूज ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। अगर आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम पहले से सॉल्व हुआ है, तो आप उस एग्जाम्पल को देख करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट है हमारा सिमिलैरिटीज अमंग प्रॉब्लम। सॉरी, देखो सिमिलैरिटीज अमंग प्रॉब्लम में क्या कहता है कि आप सिमिलर प्रॉब्लम्स, यानी कि अनदर अप्रोच टू ब्रिंग एक्सपीरियंस टू बियर अ करंट प्रॉब्लम, इफ सो इट इज इम्पोर्टेंट टू सी इफ देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन द करंट प्रॉब्लम एंड द पास्ट प्रॉब्लम। अगर आपने पहले कोई, जैसे कि मतलब आज आपको एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, और आप बहुत पहले अपने पास्ट में वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हो, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस भी हो जाता है ना, कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो यही है कि इस आपने पास्ट में से ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। तो और ये जो अभी आपको जो प्रॉब्लम मिला है वो सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा मैच करता है। तो आप ये भी है कि आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद है वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। देखो इसमें क्या लिखा है, इन सम केसेस वी कैन एज्यूम दैट वी ऑलरेडी हैव अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड देन ट्राई टू बैकवर्ड टू द स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें हमें क्या एज्यूम करना चाहिए कि हमारे पास जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने कर लिया है, ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, ठीक है। और उसके बाद हमें फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना चाहिए और फिर उस प्रॉब्लम को समझ के और तब सॉल्यूशन निकालना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये कुछ 5 स्टेप्स से, 1, 2, 3, 4 और एक 5 स्टेप्स है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में आते हैं, ठीक है। ये आप 5 स्टेप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पे, यूजिंग कंप्यूटर एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। देखो वो जो 5 स्टेप था ना, वो पहले हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड बताया कि आप डेली लाइफ में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो, है ना। अब आया कि कंप्यूटर का यूज करके हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टॉपिक में हम देखते हैं, द कंप्यूटर इज अ रिसोर्स, अ versatile tool that help you to solve some of the problem that you encounter। कंप्यूटर एक ऐसा टूल है, कंप्यूटर, जो कि आपके उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है जिसको आप छोड़ चुके हो, यानी कि समझ नहीं पाए हो और उसे छोड़ दिए आपने। जैसे होता है ना, हम बचपन में करते थे, हमें अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता था तो हम उसे छोड़ देते थे, क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं चाहते थे।
क्योंकि हमें समझ में आया ही नहीं, हम तो कहते थे हमें तो समझ में आया ही नहीं, तो हम कैसे सॉल्व करें। तो हम वो प्रॉब्लम को छोड़ देते, इनकाउंटर कर देते, यानी कि लीव कर देते थे कि छोड़ो इस प्रॉब्लम को और आगे बढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये कंप्यूटर जो है ना, कंप्यूटर हमारे वैसे प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकता है जो हम नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। हम एक्चुअल में नहीं सॉल्व कर पाए, उस प्रॉब्लम को भी कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है। कंप्यूटर इज अ वेरी पावरफुल जनरल पर्पस टूल। कंप्यूटर एक बहुत पावरफुल डिवाइस है, ये तो आपको पहले से पता है। देयर आर ऑल्सो मैनी वेज इन विच कंप्यूटर कैन इनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ टाइम एंड एफर्ट दैट यू आर विलिंग टू डिवोट टू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। देखो, बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर ऑल्सो मैनी वेज इन विच, कंप्यूटर के भी बहुत सारे तरीके हैं। मतलब ऐसा बहुत सारा वे है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, बहुत सारा वे है, नंबर ऑफ वे है, जिसमें आप कंप्यूटर का यूज करके अपने टाइम और एफर्ट दोनों को सेव कर सकते हो। और ज्यादा अच्छे, मतलब जितना टाइम आपने सेव किया उसको और सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये आपको कंप्यूटर आपको एक इफिशिएंट भी बनाता है, ठीक है, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइमिंग में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। The critical process determines overall quality and success of a program. If you carefully design each program using good structure development technique, your program will be efficient, error-free and easy to maintain. अगर आप अच्छे से प्रोग्राम लिखते हो, देखो अब आगे जो टॉपिक आएगा ना, वो आपको एल्गोरिदम्स है, एल्गोरिदम का आपको डिफाइनिंग बताएगा, डेफिनेशन, फीचर्स, और एफिशिएंट वे में हम एल्गोरिदम कैसे डिजाइन करें। यानी कि एक स्टेप पहले बारे में हमने बनाया कि उसमें हमारा 6-7 लाइन था, ठीक है, और हमने नेक्स्ट टाइम बनाया फिर से एफिशिएंटली, तो हमारा 3 लाइन में ही एल्गोरिदम का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एल्गोरिदम हमने डिजाइन कर दिया। तो अब हमारा एल्गोरिदम आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ, द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन डिटेल। अब जो हमारा कंप्यूटर का यही है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, यूजिंग कंप्यूटर एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल। अब हम कंप्यूटर का यूज करेंगे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो है एल्गोरिदम है। वो क्या, एल्गोरिदम एक्चुअल में होता क्या है, आपने सुना होगा एल्गोरिदम क्या होता है। देखो एल्गोरिदम जो होता है ना, वो एक्चुअल में आप जो पढ़ रहे हो यूनिट, आप जो पढ़ रहे हो ब्लॉक, जो सब्जेक्ट आप जो कोर्स पढ़ रहे हो वो है सी प्रोग्रामिंग, है ना। सी प्रोग्रामिंग है, सी प्रोग्रामिंग है तो ऑफ कोर्स प्रोग्रामिंग ही होगी ना। तो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है कि हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कंप्यूटर से एक, लेकिन कैसे सॉल्व कर पाएंगे, प्रोग्राम कुछ करेंगे, कुछ कोड लिखेंगे, कोड ही में अपने, देखो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग करना होता है, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। इसीलिए हम सी प्रोग्रामिंग अपने सीरीज में स्टार्ट किए और हमारे कोर्स में भी होता है सी प्रोग्रामिंग का लेक्चर, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट होता है कि आप पढ़ो ताकि आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखो। तो यही हमारा एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम एक्चुअल में क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इज द इन द प्रोग्राम डेवलपमेंट इज टू डिवाइस एंड डिस्क्राइब अ प्रिसाइज प्लान व्हाट यू वांट अ कंप्यूटर टू डू। फर्स्ट सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या चाहते हैं कंप्यूटर से, है ना, कंप्यूटर से क्या क्या परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो उसे अच्छे से डिस्क्राइब करना और एक प्लानिंग करना। उसके बाद हमारा जो आता है दिस प्लान, जो हमने प्लान कर लिया कि हमें कंप्यूटर से ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करवाना है। उसके बाद एक्सप्रेस्ड एज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड एल्गोरिथम। जो हमने, मतलब हमें हमें करवाना है, ऐड कर, हमें तो सबसे पहले इनपुट देना है, सॉरी, हमें सबसे पहले इनपुट देना है, ठीक है। इनपुट में आपको इंटीजर वाली इंटीजर देना है, इंटीजर देना है। उसके बाद हमें कुछ इंटीजर है उनको ऐड करना है, ठीक है। ये हमारा काम है सर, मैं जस्ट एग्जांपल लेके बता रही हूँ कि हमें हमें क्या क्या स्टेप करवाने हैं कंप्यूटर से। इंटीजर भी देना है, 4 वेरिएबल देना, सपोज आपको 4 वेरिएबल का इंटीजर देना है, ठीक है। और उसके बाद उसे ऐड भी करवाना है। नेक्स्ट स्टेप में हमें उसका आउटपुट प्रिंट भी करवाना है, रिजल्ट जो आएगा वो उसे आउटपुट को प्रिंट करो। देखो यही है। तो इसको सीक्वेंस में बनाना, यानी कि सबसे पहले क्या होगा हमारे कोड में, एल्गोरिदम एक्चुअल में क्या होता है ना, वो स्टेप सीक्वेंस में, सीक्वेंस यानी कि होता है आप स्टेप 1 को पहले लिखो, फिर स्टेप 2 लिखो, फिर स्टेप 3 लिखो, इसको कहते हैं सीक्वेंस। क्योंकि हमारे पास सपोज नंबर ऑफ स्टेप 7 है, ओके, 7 स्टेप्स है। और हम ऐसे जैसे एक फर्स्ट स्टेप को यहाँ लिख दिए, सेकंड को यहाँ लिख दिए, बीच में हमने थर्ड स्टेप डाल दिया, फिर फोर्थ स्टेप डाल दिया, फिर 5 डाल दिया और फिर 6 डाल दिया,
और फिर 7 डाल दिया। तो ये हमारा सीक्वेंस में नहीं है, क्योंकि 1 है, 1 के बाद डायरेक्टली 3 आ गया, तो ये हमारा सीक्वेंशियल नहीं है, इसलिए इसको एल्गोरिदम नहीं कहेंगे, इसको एल्गोरिदम नहीं कहेंगे, ठीक है। तो एल्गोरिदम क्या होता है कि हमने उस 7 स्टेप को स्टेप वाइज सीक्वेंस वाइज में लिखा है। पहले हमने लिखा स्टेप नंबर 1, उसके बाद हमने लिखा स्टेप नंबर 2, उसके बाद हमने लिखा स्टेप नंबर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे करके हमने लिखा। तो ये हमारा एक सीक्वेंस में हुआ, तो इसको ही हम एल्गोरिदम कहते हैं, ठीक है। देखो, एन एल्गोरिदम इज जस्ट एन आउटलाइन और आइडिया बिहाइंड अ प्रोग्राम। मतलब एक आइडिया होता है कि हमें करवाना क्या क्या है प्रोग्राम में, हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या करवाना है, ये आइडिया होता है। एल्गोरिदम उसी को कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एल्गोरिदम के बारे में डिटेल्स में, ओके, जस्ट इसी चैप्टर में, इसी यूनिट। देखो आगे हमारा क्या लिखा हुआ है, डिफिनेशन क्या बता रहा है एल्गोरिदम का, ओके। एन एल्गोरिदम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स डिफाइनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एल्गोरिदम क्या होता है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं टी बनाने का, ठीक है। टी बनाना है हमें, टी, चाय बनाना है, ओके, और सर्व करना है। देखो, चाय टी बनाना है तो टी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, चाय पत्ती चाहिए होगा, है ना। उसके बाद हमें वाटर चाहिए होगा, फिर मिल्क चाहिए होगा, और आप जो भी एक्स्ट्रा डालना चाहते हो, शुगर चाहिए होगा, और हमें गैस चाहिए होगा, यानी कि गैस जो होता है, स्टोव, इंडक्शन, कुछ भी हो, वो जिसपे हम अपने चाय को बना सके, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इतने नंबर ऑफ टूल्स, कितने हैं, नंबर ऑफ आइटम्स इतने हैं, और हमें प्रॉब्लम, इसमें एल्गोरिथम कैसे डिजाइन होगा, फर्स्ट स्टेप में होगा कि हम जो बर्तन होगा उसमें हम पानी डालेंगे और उसे गैस पे चढ़ाएंगे। उसके बाद वो पानी जब उबल जाएगा उसमें हम चीनी डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे। चीनी डालना सेकेंड स्टेप, चाय पत्ती डालना थर्ड स्टेप। उसके बाद हम मिल्क डालेंगे और फिर उसे 2 मिनट के लिए उबालेंगे, फोर्थ स्टेप हो गया मिल्क डालना। फिर फिफ्थ स्टेप हो गया कि उसे उबालना और फिर उसे गैस पे से उतार लेना। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, फाइनाइट ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप गैस पे चढ़ा के, ऐसा तो नहीं है कि चाय बनाने में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लगते हैं, कुछ फाइनाइट नंबर ही लगते हैं ना। जितने भी लगते हो, 1 लगे, 2 लगे, 4 लगे, 5 लगे, 5 स्टेप्स लगे। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो 10 स्टेप होंगे। लेकिन एक फाइनाइट नंबर होता है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जिसको हम फाइनाइट नंबर होता है जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एल्गोरिथम यही होता है कि एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट है, वो चलते रहेगा और चाय कभी बन भी नहीं पाएंगे, ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि हम इस पे गैस पे चढ़ा के छोड़ ही देंगे, कुछ ना कुछ डालते रहेंगे, कुछ ना कुछ। एक टाइम तो आएगा ना जब हम इसमें डालना बंद करेंगे और अपने गैस के रेगुलेटर को ऑफ करके इस चाय को सर्व करेंगे, एक तो टाइम आएगा। तो वही है कि एल्गोरिथम जो होता है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं जो कि हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करते हैं। An algorithm is expressed in pseudocode, something resembling C language और Pascal. एल्गोरिदम को हम C लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब C लैंग्वेज में भी एल्गोरिदम डिजाइन कर सकते हैं, पास्कल हो गया, बट विथ सम स्टेटमेंट्स इन इंग्लिश रादर देन विद इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एल्गोरिदम में एक्चुअली में हम ना इंग्लिश स्टेटमेंट डालते हैं। जैसे कि आगे आप देखोगे कि अगर आपको 2 नंबर ऐड करना है तो उसमें पहले आएगा कि आप उस नंबर को लोड करो, फिर ऐड करो, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब जो भी आपने वेरिएबल दिया रखा हो, सम वेरिएबल दिया हो, उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो हो गया ये इंग्लिश स्टेटमेंट हो गया ना, ये भी आपको इंग्लिश स्टेटमेंट हो गया। तो हम इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखते हैं, ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखते, हम एक अपने इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखते हैं, एल्गोरिदम को डिफाइन करते हैं। आगे देखो, फीचर्स ऑफ एल्गोरिदम हो गया। फीचर्स ऑफ एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम का फीचर। उसके बाद देखो आएगा हमारा, बहुत सारे फीचर है। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया आएगा, कैसे सॉल्व करें एल्गोरिदम को, बहुत सारे आपको एग्जांपल भी दिए हुए हैं, है ना। फीचर्स ऑफ एल्गोरिदम, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द, इसमें भी आपको वही है कि आप प्रॉब्लम को सबसे अच्छे से पहले से अंडरस्टैंड करो, समझो। उसके बाद उस पर स्टेप्स फंक्शन परफॉर्म करो। उसके बाद है कि आप चॉइस ऑफ वेरिएबल देखो, ये आपका जो है ना प्रॉब्लम को समझना, ये तो आप समझ गए हो कि प्रॉब्लम को पहले अच्छे तरीके से समझना बहुत जरूरी है हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है, यूज ऑफ प्रोसीजर, हम उस पर प्रोसीजर स्टार्ट करें, प्रॉब्लम को समझने के बाद उस पर काम करना शुरू करें। उसके बाद जो है ना, ये चॉइस ऑफ वेरिएबल नेम। एल्गोरिदम में सबसे बेटर क्या होता है, जैसे अगर हम कोई बहुत बड़ा कोड लिखे है, ठीक है, हम बहुत बड़ा कोड लिखे हैं, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ लाइन्स है, बहुत सारे नंबर ऑफ कोड है,
तो इसमें एक्चुअल में क्या होगा, देखो हमने बहुत बड़ा नेम लिखा है, हम हमें कुछ ईयर का काम करना है, यानी कि डेट डे ईयर होता है ना, या फिर छोड़ो, या फिर हमें डालना है, हमने प्रोग्राम बनाया है, एक गेमिंग ऐप बनाया है, जिसमें कि आपको जो भी यूजर आएंगे ना, उन जैसे देखो इतना नहीं, आपको मैं बताती हूँ। देखो ये जो आपको चॉइस ऑफ वेरिएबल नेम बता रहा है ना, क्या कह रहा है कि हम जो जनरली जो वेरिएबल लेते हैं वो ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। उससे ज्यादा बेटर है कि हम एक्चुअल में उसका नाम ले, हम जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उससे रिलेटेड, जैसे कि हमें कुछ दिन का बताना है तो हम उसे वेरिएबल डे लिखे। अगर हमें नाम बताना तो वेरिएबल नेम लिखे। अगर हमें किसी चीज का सम बताना तो हम वेरिएबल का नाम सम ले, रादर देन कि हम ए ले, बी ले, सी ले। क्योंकि देखो छोटे छोटे प्रोग्राम में तो हम समझ जाएंगे, ठीक है, लेकिन अगर हमारा प्रोग्राम अगर बहुत बड़ा होगा तो हम फिर लास्ट मतलब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम कंफ्यूज होते चले जाएंगे कि ए हमने किस लिए यूज किया था, बी किस लिए यूज किया था। क्योंकि एक बहुत बड़े प्रोग्राम में आपको डिफाइनिंग करना ही बहुत टफ हो जाता है कि ए हमने यूज किस लिए किया था एक्चुअल में। इसलिए ज्यादा बेटर होता है कि हम डायरेक्टली वही वेरिएबल का नाम चूज करें जो हमें जिसपे हमें काम करना है, जिससे रिलेटेड हो। डेज अगर दिन का बनाना है तो डे वेरिएबल ले लिया, अगर हमें किसी का नाम देना है तो नेम वेरिएबल ले लिया, अगर हमें सम बताना है ऐड करके तो हमने सम वेरिएबल ले लिया, है ना, ऐसे ही होता है। ये ज्यादा बेटर स्टेप फीचर है एक एल्गोरिदम का, कि हम वेरिएबल का जो नाम हो उसका चॉइस करें अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर पे हम वेरिएबल का नाम चॉइस करें, ठीक है, चूज करें। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है, क्या है हमारा नेक्स्ट स्टेप, हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। प्रॉब्लम मतलब अपने प्रोग्राम को बनाने के बाद, कोड लिखने के बाद, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिबगिंग करे, उसके बाद रिलेटेड पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन इज इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्रामर प्रेजेंट टू द यूजर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। देखो हमने प्रोग्राम लिख लिया, अब उसे हमने एग्जीक्यूट कर लिया। अगर वो प्रोग्रामिंग जो हमने लिखा है, प्रोग्रामिंग किया है, अगर वो एरर फ्री होता है तो हम उससे सेव भी करें अपने फाइल में, और सही जगह पे प्रॉपर नेम के साथ हम उसे सेव करें ताकि वो हमारे फ्यूचर में काम आ सके, ठीक है, हम जब भी हम उसे फ्यूचर में यूज करना चाहे उसको हम यूज कर सके, यही होता है डॉक्यूमेंटेशन होता है। क्राइटेरिया टू बी फॉलोड बाय एन एल्गोरिदम, क्या क्या क्राइटेरिया फॉलोड होता है एल्गोरिदम का। देखो द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया, एल्गोरिदम मतलब क्या, क्या क्या नंबर ऑफ जो मेन पॉइंट्स है वो एल्गोरिदम फॉलो करता है, ठीक है, यही दिया हुआ है आपको यहाँ पे। इनपुट है, देयर शुड बी जीरो और मोर वैल्यूज विच आर टू बी सप्लाई। इनपुट में आपको इनपुट या तो जीरो, जीरो यानी कि जीरो नहीं, जीरो नंबर ऑफ इनपुट, कुछ तो कुछ आपको इनपुट देना पड़ेगा। और आउटपुट आप जो भी प्रोग्राम लिख रहे हो उसमें आपको इनपुट या जीरो या फिर जीरो से ज्यादा यानी कि नंबर, जितने भी नंबर ऑफ इनपुट हो, मोर वैल्यू दो आप, ठीक है। उसके बाद आया आपका आउटपुट, ये आप जो भी प्रोग्राम लिखे हो, आपने जो भी एल्गोरिदम डिजाइन किया है, उसका एक आउटपुट निकल के आना ही चाहिए, एटलीस्ट आना ही चाहिए। अगर नहीं आता तो वो हमारा एल्गोरिदम नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, उसके बाद है हमारा डिफाइनाइटनेस, यानी कि आपने जो हमने जो भी यहाँ पे लिखा है स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, वो उसे देख कर ऐसे लिखे ताकि वो क्लियर हो, यानी कि अगर बाहर से भी कोई प्रोग्रामर के अलावा जो अगर कोई दूसरे यूजर भी देखते हैं उस प्रोग्राम को तो वो समझ पाए कि ये जो लाइन है, ये जो स्टेप है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये जो स्टेप है ये किस लिए यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद फाइनाइटनेस, यानी कि आपका नंबर ऑफ जो स्टेप हो वो फाइनाइट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है तो वो फिर एल्गोरिदम कहलाएंगे ही नहीं। वो किसी ना मतलब आपका 100 और 1000 टू 10,000 टू, लेकिन फाइनाइट होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा जो लास्ट क्राइटेरिया वो इफेक्टिवनेस, ईच स्टेप मस्ट बी सफिशिएंटली बेसिक दैट पर्सन यूजिंग ओनली पेपर एंड पेंसिल कैन इन प्रिंसिपल कैरी इट आउट। एंड इन एडिशन नॉट ओनली ईच स्टेप इज डिफिनिट, इट मस्ट बी फेसिबल। यही है कि आपको जितना भी स्टेप हो सारा क्लियर होना चाहिए, ताकि बाहर वाले मतलब एक पेन और पेपर लेकर भी अगर कोई आदमी बैठे, कोई पर्सन बैठे तो वो आपके कोड को समझ सकते हो, ठीक है। देखो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। लेट अस ट्राई टू डेवलप एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का एग्जाम्पल देखते हैं। देखो कुछ 2 नंबर का सम करना है, तो अगर हम कोडिंग लैंग्वेज में लिखते हैं
तो क्या मत छोड़ो, कोडिंग नहीं मैं बोलूँ, बेसिक मैथमेटिक्स में लिखते हैं, बेसिक मैथ्स की लैंग्वेज में लिखे। तो हमें दो नंबर का यहाँ पे सम करने को बोल रहा है ना, तो हमें तो एक्चुअली में पहले दो नंबर चाहिए। हमें चाहिए नंबर ए, नंबर बी, या फिर आप लिख लो नंबर वन, नंबर टू। दो वेरिएबल चाहिए, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे, फिर नंबर एक ए और एक बी नंबर लेंगे। कोई भी ले सकते हैं, नंबर वन भी ले सकते हैं, वेरिएबल का नाम नंबर टू भी ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैल दो नंबर जब हमें मिल जाएगा तो हम उसे फिर सम करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सम ऑफ नंबर चाहिए ना। तो सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी करेंगे, है ना, तभी तो हमारा रिजल्ट आएगा ना। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, सम का वैल्यू आएगा, उसे हम प्रिंट करवाएंगे आउटपुट, क्योंकि हमने इनपुट दिया, ऑफ कोर्स आउटपुट के लिए दिया है, तो ये प्रिंट कर। तो यही स्टेप हो गया। एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं, हमने बताया था कि इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखते हैं। सबसे पहले हम अपने स्टार्ट करेंगे, उसके बाद दो नंबर को रीड करेंगे, यहाँ पे ए और बी बताया गया है। उसके बाद कैलकुलेट सम ऑफ ए एंड बी, तो इस उसके बाद एंड स्टोर इट इन सम, यानी कि ए और बी का सम कैलकुलेट करके सम में हम स्टोर करेंगे जो भी नंबर रिजल्ट आएगा। उसके बाद डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ सम, उसके बाद सम का जो जो भी सम करने के बाद यहाँ पे स्टोर है इसका वैल्यू, ए प्लस बी का सम करने के बाद, तो वो उसे फिर डिस्प्ले कर देंगे प्रिंट एफ से रिजल्ट। फिर उसके बाद प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। वैसे ही करके बहुत सारा दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल, आप पढ़ भी सकते हो वैसे। अब देखो टॉप डाउन डिजाइनिंग क्या होता है। चलो देखो, टॉप डाउन डिजाइन होता है ना, कि आप अपने, मैं बेसिकली ऐसे ही बता देती हूँ समरी पार्ट। देखो ये जो फिगर दिया हुआ है ना, टॉप डाउन डिजाइन का फिगर दिया, आपका सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको आप पहले छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करो, ठीक है। उसके बाद उस छोटे छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करो, और जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको फिर कंबाइन करके, आपका जो कंबाइन करो, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका सॉल्यूशन हो गया। ये हमारा होता है टॉप डाउन डिजाइन प्रोसेस। ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी। यहाँ लिखा हुआ है ना, कॉम्प्लेक्स और लार्ज प्रॉब्लम को हमने डिवाइड किया, सब टास्क वन, सब टास्क टू, यानी कि सब प्रॉब्लम वन, सब प्रॉब्लम टू, सब प्रॉब्लम थ्री, और ऐसे करके बहुत सारे में डिवाइड कर दिया। एन नंबर्स ऑफ स्टेप में हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने जो छोटा छोटा डिवाइड किया था उसका रिजल्ट हमने निकाला, फिर इसका रिजल्ट निकाला, इसका भी रिजल्ट हमने निकाला, इसका भी रिजल्ट निकाला, और फिर जो भी रिजल्ट है उसको हमने कंबाइन कर दिया, और जो कंबाइन करके जो आंसर आया वो हमारा ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकला। तो ये बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। तो आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो तब तक के लिए अभी अब बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके जितने भी डाउट्स है आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर इंक्लूड करें, ताकि हम आपके डाउट्स को सॉल्व करके बहुत अच्छे से वीडियो बना सके, ताकि आप एग्जाम में फेस ना कर सको आप डाउट। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।